मेरे दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं जब कोई कहता है, भावना तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है। दिल की धड़कन भी अजीब पहेली है। कभी कभी जिज्ञासा होती है कि मानव हृदय कैसे काम करता है, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली स्वस्थ रखें ताकि दिल की सेहत ठीक रहे। लेकिन हृदय रोगों की जब भी बात आती है तो जिक्र हार्ट अटैक का होता है। लेकिन आज हेलो डॉक्टर में हम फोकस कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट पर, और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के साथ यहाँ डीडी मॉर्निंग शो में दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा जसवाल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश यादव। आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स। और यदि आप डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर राकेश से कार्डियक अरेस्ट पर कोई सवाल करना चाहें तो आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए प्लीज़, 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा और नंबर है 2309-7532। 011 हमारा कोड है एंड आवर नंबर इज 23097532। डॉक्टर अपर्णा, सबसे पहली जिज्ञासा तो मेरी यही है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है? जी, आई थिंक इसको क्लैरिफाई करना सबसे अहम है। जैसे नाम बताता है हार्ट अटैक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है हार्ट की ब्लड वेसल का खचाखच बंद हो जाना, और वो प्रेजेंट करेगा कि सीने में ज़ोर से दर्द होगा और सीने के बीच में होगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने कोई बैंड बांध दिया या कोई वज़न आपके सीने पे रखा है, साथ साथ पसीना होना और इस दर्द का आपके शोल्डर्स में जाना, हाथ के अंदरूनी पार्ट पे या जॉज में आना, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। याद रखना है कि हार्ट अटैक अलग है और कार्डियक अरेस्ट अलग है। कार्डियक अरेस्ट में सडनली जो हम लोग इंसान हैं गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, और अगर बहुत जल्दी से इंटरवीन ना किया जाए इट कैन रिजल्ट इन सडन कार्डियक डेथ। कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक डेथ में ये अंतर है कि कार्डियक अरेस्ट में अगर हम इंटरवीन करें, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो फैमिली मेंबर हो, अगर हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दें तो हम अपने लव्ड वन को कार्डियक डेथ में ना जाने दें। दैट इज द डिफरेंस। तो डॉक्टर राकेश, हार्ट फेलियर क्या होगा फिर? देखिए, ये सारी अब अगर लेमैन में हार्ट फेलियर हम लोग मानते हैं जब हार्ट ब्लड का पंप ना कर पाए ढंग से। उसके क्या होता है, या तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, या आपके पैरों में सूजन आएगी, आपके राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो लेमैन में, जैसे डॉक्टर अपर्णा ने दो में डिफरेंस हुआ कराया, तो हार्ट फेलियर ही एक उसी का फॉर्म है, उसको आप कार्डियक अरेस्ट भी कह सकते हैं। हार्ट फेल हो गया। बट जो हार्ट फेलियर हमारी डेफिनेशन में कहा जाता है कि जब हार्ट ब्लड पंप करना, हार्ट का फंक्शन कम हो गया या हार्ट के वॉल्व खराब हो गए जिससे ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है और बैक प्रेशर बढ़ रहा है जिससे पैरों में सूजन आ जाती है। जी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में जैसे आपने कहा कि वार्निंग साइंस आते हैं, व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है, तो CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये सिर्फ डॉक्टर दे सकते हैं या कोई भी? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एडल्ट को आनी चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक बेसिक चीज़ है, और ये देखा गया है कुछ देश हैं, कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जानकारी है, जैसे कि सियाटल है अमेरिका में। ये देखा गया है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम लोग मरते हैं कार्डियक अरेस्ट से, क्योंकि 80% लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जानते हैं। तो हम सबको अर्ज कर रहे हैं, हम एक मूवमेंट चला रहे हैं एज डॉक्टर्स कि सब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीखें ताकि हम एक दूसरे को बचा सकें। भारत में आंकड़ा काफ़ी कम है अभी 5% पे है हम, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इन शोज के माध्यम से। तो ये बताइए, तस्वीरों में हम देख रहे हैं, हम कैसे जागृत करें CPR के बारे में? जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट समझना है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी को देखते हैं कि गिर गया है, सबसे पहले आप इमरजेंसी किसी को बुलाएंगे और सबसे पहले आप पेशेंट को देखेंगे, अगर वो नहीं उठ रहा है आप तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन चालू करेंगे, जिसके लिए आप अपने हाथों को क्लैस्प करेंगे। इंसान की छाती पे जहाँ पर निपल्स हैं, बीच बीच में अपने हाथों को क्लैस्प करके, अपने एल्बोज़ को लॉक करके आप बीच की हड्डी पर तुरंत कंप्रेशंस चालू करेंगे। याद रखना है, पहले लोगों को हेजिटेशन रहती थी क्योंकि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देना पड़ता था। अब वो रिवाइज हो गया है बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव्स सेव करना चाहते हैं। तो अपने हाथ पकड़िए, एल्बोज़ को लॉक करिए, पेशेंट को फ्लैट पे लटाइए और स्टर्नम को दबाने लगिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार इतना दबाइए कि 2 इंच तक नीचे जाए।
बिल्कुल ना घबराएं कि कोई हड्डी टूट जाएगी। इंसान की जान बचानी इंपॉर्टेंट है। हड्डी टूटती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंटिन्यू रखिए, एम्बुलेंस को बुलाइए एंड कीप डूइंग दिस, यू कैन सेव अ लाइफ। जी, CPR कैसे देना है ये अभी डॉक्टर ने बताया, लेकिन क्या कुछ और भी है जो किया जा सकता है तुरंत जब कोई हमें ऐसा मरीज दिखे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ हमारे यहाँ जो मिथ्याएं हैं कि बेहोश हो गया था मुंह में पानी डालो, पानी छिड़को, कुछ जूता सुंघाते हैं, ये सब नहीं। आप अगर एक आदमी बेहोश को गिरा हुआ तो उसके मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए। अच्छा। राधा अगर वो वॉमिट कर रहा है तो उसकी गर्दन को टेढ़ा कर दें, जिससे वॉमिटिंग बाहर आ जाए, फेफड़ों में ना आए। तो पहला चीज, उसके मुंह में कुछ नहीं डालें और CPR शुरू करें। आप उस समय ये ना देखें कि पल्स है कि पल्स नहीं है। अगर आदमी कोलैप्स कर गया और सांस नहीं ले रहा है तो उस पर समय वेस्ट ना करें, आप कार्डियक मसाज शुरू करें और मीनवाइल आप एम्बुलेंस या उसको बुलाएं। जब तक नहीं आता आप करते रहें, फिर आप थोड़ी देर बाद कभी कभी देखेंगे कि आदमी ने झटके से सांस ली। सो अगर आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई, और जब कार्डियक मसाज से इतनी ब्लड सप्लाई चली जाती है ब्रेन में कि ब्रेन डेड नहीं हो पाता है, तो इसको जरूर करें। इसमें कोई ना कि करके छोड़ दें कि मर गया है। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और दूसरी बात है, एक जो सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम हो गई है कि आपको कुछ हुआ, आपको चक्कर आया, बेहोश होने लगे, लोगों ने आपके मुंह में एक सॉर्बिट्रेट रख दी, उससे आप और बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि सॉर्बिट्रेट ब्लड प्रेशर कम करती है। तो ये कंसेप्ट अब हम लोग मना कर रहे हैं कि आपको अगर सीवियर चेस्ट पेन भी होता है तो सॉर्बिट्रेट जो दी जाती है वो लेट के दें, पेशेंट को खड़ा मत करें। बहुत बार आप देखेंगे डॉक्टर साहब 2 टैबलेट सॉर्बिट्रेट रखी और वो बेहोश हो गए। तो डॉक्टर साहब, सॉर्बिट्रेट या एस्पिरिन की गोली हम कहते हैं, एस्पिरिन की गोली रखिए। एस्पिरिन की गोली, बिल्कुल आपको चेस्ट पेन हो रहा तो सबसे पहले एस्पिरिन दीजिए, चाहे हार्ट अटैक हो चाहे कार्डियक अरेस्ट। आपको मालूम नहीं ना, आपको मालूम नहीं, आदमी होश में, सीवियर दर्द हो रहा तो एस्पिरिन दे। हम आज भी रिकमेंड करते हैं कि सॉर्बिट्रेट ना दें, उससे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं अनविटनेस। वो अगर अस्पताल में आता है, मॉनिटर पे है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्ड है, तो डॉक्टर को देने दे। तो और लेकिन अगर आदमी बेहोश है तो उसके मुंह पे कुछ ना डालें। पहली चीज, हमारे यहाँ होता है ना, पानी छिड़क रहे हैं, 1 चम्मच पानी डाल दिया, वो बहुत नुकसानदेह है। सिर्फ कार्डियक मसाज कीजिए और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की आज के समय जरूरत नहीं है। सिर्फ आप चेस्ट कंप्रेस करते रहिए तो चांसेस है कि करीब करीब 15 से 20% लोगों को आप जिंदा कर पाएंगे। जी, ये तो बहुत ही अच्छा है कि मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट हो गई। तो फिर जब वो व्यक्ति जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है अस्पताल आता है, ट्रीटमेंट क्या देते हैं आप? जैसे हार्ट अटैक में तो अब हमें थोड़ा पता है कि हाँ, स्टेंट डलता है जी, ब्लॉकेज खुल जाएगी। कार्डियक अरेस्ट का क्या उपचार है? तो कार्डियक अरेस्ट का सबसे अहम ये होता है देखना कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ क्यों, क्या कारण था कार्डियक अरेस्ट होने का। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि 80 से 90% टाइम कार्डियक अरेस्ट का कारण होता है हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाना। सो ये जानकारी हम लोग खोजते हैं कि क्यों कार्डियक अरेस्ट हुआ। अगर हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के कारण हुआ तो उसका समाधान किया जाता है। अगर हार्ट का पंपिंग कमजोर हुआ है और उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ तो आजकल कुछ मशीनें आती हैं जिनको हम इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर्स बोलते हैं। वो इंसान को जान से बचाती हैं ताकि आगे चलकर अगर उनको कार्डियक अरेस्ट फिर से हो तो उनको हॉस्पिटल आए बिना इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल पाए। जी, एक कॉलर ले लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना? गुड मॉर्निंग जी, अपना सवाल पूछिए। मैं आपकी टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं एक इंसान में जब उसको ECG कराना चाहिए, वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जब उसको इको के लिए जाना चाहिए, और वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जब उसको TMT कराना चाहिए। एक तो ये प्रश्न है मेरा। डॉक्टर देखिए, बिल्कुल सही है। पूछना चाहता हूँ, क्या ये संभव है कि एक इंसान का ECG नॉर्मल आए और कुछ ही घंटों के बाद उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाए? बिल्कुल है। पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा तो ECG नॉर्मल आएगी। हो सकता है कि आपको 1 घंटे बाद दर्द शुरू हो तब ECG खराब आएगी, तो ये बिल्कुल संभव है कि 1 घंटे पहले आपकी ECG नॉर्मल थी क्योंकि उस समय आपको पेन नहीं था, या पेन हुआ वो ठीक हो गया, स्पॉन्टेनियस बीच बीच में ब्लड आने लगता है तो ठीक हो गया, तो ECG नॉर्मल आएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई भी कार्डियक सिम्टम्स हैं, और वो सिम्टम्स क्या है, आपको चलने में सीने में भारीपन आता है, आपको चलने में सांस फूल रही है, आपको लगता है कभी कभी अचानक ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, आप बेहोश होकर गिर जाते हैं, आपकी उंगली नीलेपन में है, आपके पैरों में सूजन आ रही है,
ये सारे के सारे सिम्टम्स कार्डियक रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसके बेसिक चेकअप में है, आप डॉक्टर के पास जाइए। हमारा सबसे बेसिक चेकअप है कि ईसीजी सबसे कॉमन चीज है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है तो ईसीजी आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो जरूर कराएं। उसके बाद अगर उसको लगता है कि आपका हार्ट का वॉल्व खराब है, आपका हार्ट का फंक्शन खराब है, वो आपका हार्ट का फंक्शन देखना चाहता है, आप ब्लड प्रेशर लंबे समय से अनकंट्रोल में देखना चाहता है, हार्ट की मसल मोटी है, तो वो ईको से पता लगेगा। बट हाँ, अगर आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, पहली बात तो डॉक्टर की एडवाइस से जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये सिम्टम है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, घर में इलाज ना करें। वो एडवाइस करेगा तो ईसीजी कराएं, वो एडवाइस करेगा तो इको कराएं। और अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि एंजियोग्राफी कराएं तो ये मत कहिए कि डॉक्टर लूट रहा है, वो सही एडवाइस कर रहा है, कृपया करके वो भी कराएं। जी डॉक्टर, जब कार्डियक अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो क्या रहता है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या एज फैक्टर भी है इस पे? जी, तो आजकल हमने देखा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 80 to 90% इस कारण से है कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाना। तो बहुत सिंपल है, क्या कारण है जो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं? ब्लड प्रेशर का हाई रहना, मधुमेह होना, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ रहना, स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज नहीं करना और फैमिली हिस्ट्री होना। ये बहुत सिंपल से कारण है। अगर हम इन सब पर अमल करेंगे और इन सब को अपने कंट्रोल में लाएंगे, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स को फॉर अ कार्डियक अरेस्ट मिनिमाइज कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर अपर्णा, एक धारणा कई बार समाज में ये भी बनी है कोविड के बाद कि कोरोना वायरस के बाद कार्डियक अरेस्ट के केसेस में क्या बढ़ोतरी देखी गई है? यस, ये दुनिया भर में देखा गया है कि कोविड के बाद हम ज़्यादा देख रहे हैं। उसके दो कारण हैं, एक पेनिट्रेशन ऑफ सोशल मीडिया, हम लोग सब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। दूसरा, जब भी कोविड वायरस हुआ, जिनको भी हुआ, स्टडीज़ हुई हैं जिसमें देखा गया कि 60% लोग को कोरोना वायरस ने हार्ट को भी अटैक किया, एमआरआई में पता चला। बट ये घबराने की बात नहीं है। अटैक किया ये मतलब नहीं कि जिसको भी कोरोना वायरस ने मायोकार्डाइटिस करा उनको डेथ होगी। बट देखने वाली बात यह है, जैसे कि डॉक्टर यादव ने बताया, अगर आपको कोई लक्षण आते हैं जैसे कि तेज़ धड़कन महसूस होना, हाँफनी होना, पैरों में सूजन होना, ये लक्षण है। ब्लैकआउट का फील होना या ब्लैकआउट होना, इन लक्षणों को प्लीज नजरअंदाज ना करें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और सीख करें। पर डॉक्टर यादव, ऐसा भी हो सकता है कि लक्षण कोई भी ना हो, कोई भी वार्निंग साइन ना हो, फिर भी कार्डियक अरेस्ट आ जाए? बिल्कुल है, बहुत से ऐसे हमारे पास एब्नॉर्मलिटीज होती है जिन्हें हम चैनलोपैथीज कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, सडन होती है प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री होगी, बट आप उनके पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि इनमें भी 80 से 90% लोगों में कभी ना कभी कोई सिम्टम्स हुआ है, या उनकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री हो जो वो इग्नोर करते आए हो, या उनका बड़ा भाई 12 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई हो सडन, और आपने कहा चलो भगवान की इमायत ही हो गई। नहीं, अगर आपके घर में किसी भी इंसान को, खासकर यंग एडल्ट को, बच्चों को सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है तो अपने फैमिली की स्क्रीनिंग जरूर कराएं, लापरवाही ना करें। जी, बरेली चलते हैं डॉक्टर साहब, वहां से हरजीत सिंह जी हैं अपने सवाल के साथ। हरजीत जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे करीबन 5 साल पहले सीने में दर्द हुआ था, तो उसी टाइम सारे चेकअप कराए थे, जब से दवाई लगातार ही खा रहे हैं, और जो है अभी जो है टीएमटी वगैरह कराया था, सब नॉर्मल आया था, ईसीजी भी नॉर्मल आ रहा है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी दर्द हो जाता है। ये आपकी उम्र कितनी है? 45 साल है। डॉक्टर साहब जी, हरजीत जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको चेस्ट पेन होता है। जानना चाहते हैं वो लोग क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, तो हरजीत जी, ऐसा है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ईसीजी का नॉर्मल आना इज़ नॉट इनफ, जैसे कि डॉक्टर यादव ने अभी हमें बताया। अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है, आपको स्ट्रेस इको करवाना चाहिए जो टीएमटी से थोड़ा बेहतर होता है। अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि भाई क्यों आपका हाई आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है, प्लस जो बताया गया लक्षण, क्या आपको चेस्ट पेन चलने पे होता है या सीढ़ी चढ़ने पे होता है और रुकने में ठीक हो जाता है, इसको हम एंजाइना कहते हैं। अगर आपका चेस्ट पेन इस प्रकार है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास लौट कर जाएं। हो सकता है वो टीएमटी से नेक्स्ट टेस्ट आपका बताएं, हो सकता है आपको एंजियोग्राफी की भी जरूरत पड़े। जी डॉक्टर, एक धारणा ये भी है कि जो एक्सेस में वर्कआउट करते हैं या स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनको भी हार्ट अरेस्ट जल्दी उसके चांसेस रहते हैं। मत कहिए कि जो करते हैं, पहली बात तो
इंटरमिटेंट इंटेंस एक्सरसाइज अच्छी शरीर के लिए नहीं है। अच्छा, वो करना है तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ग्रेजुअल जाइए। आजकल होता है कि 40 साल उम्र है, वजन बढ़ा हुआ, बीपी बढ़ के आया, डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करो, दूसरे दिन ट्रेडमिल पे वो दौड़ने लगे। ये बहुत हार्मफुल है। इंटरमिटेंट स्ट्रेस जो आप करते हैं वो बहुत हार्मफुल है। कभी भी एक्सरसाइज के लिए जाएं तो ग्रेजुअल जाएं, अपनी बॉडी को समझें। अगर आप वॉक कर रहे हैं या आप तेज चल रहे हैं और आपकी सांस फूल रही है तो भैया डॉक्टर से पहले राय लीजिए। ये नहीं डॉक्टर साहब मैं सही कर लूंगा। अक्सर जो डेथ टीएमटी में होती है वो इग्नोरेंस ऑफ सिम्टम्स से होती है। उनको सिम्टम्स थे, उनका बीपी 200/100 था, डॉक्टर ने कहा दवा खाओ, नहीं मैं तो दौड़ के ठीक कर लूंगा। अरे भाई 200 बीपी में अगर आप दौड़ेंगे तो आप मौत की तो दावा दे रहे हैं। बीपी अगर ज्यादा है एक्सरसाइज से पहले कंट्रोल करें। माइल्ड हाइपरटेंशन एक्सरसाइज से कंट्रोल होता है, सीवियर हाइपरटेंशन नहीं होता है। तो ये जो मिथ है कि किसी को एंजाइना हो रहा है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, अरे छोड़िए डॉक्टर साहब दवा, मैं तो एक्सरसाइज करके अपने को ठीक कर लूंगा। एक्सरसाइज से एंजाइना नहीं ठीक होता है, हार्ट की आर्टरी में नर्विंग नहीं कम होती, ये आपको दूसरे तरह से बचाता है। तो ये बिल्कुल सही है। कृपया करके आप इमीडिएट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ना करें, और खासकर उम्र बड़ी है तो ना करें। वॉक करें, हम कहते हैं चलते रहें, चलते रहें, वही सबसे अच्छी चीज़ है। चलते चलते बस उस मकाम में आ गए हैं जहां पर आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट अटैक में तुम कहते हैं इट्स अबाउट अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम, तो कार्डियक अरेस्ट को कैसे समझें, और जिससे हमने शुरुआत की थी दिल की धड़कन, ये कैसे बनती है? जी, तो हमें ये समझना है कि कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मैलिटी है। अच्छा। हम सबको मालूम है कि जो हमारी पल्स है 1 मिनट में 60 से 100 बार बीट होनी चाहिए। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल क्योस आ जाता है। एक आप सोचिए लाइटनिंग हो जाती है, जिसमें कि हार्ट को कुछ समझ नहीं आता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार करूं। कई सारे सर्किट्स बन जाते हैं। जो हार्ट को इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट होना होता है वो बिल्कुल क्योस में चला जाता है। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता। क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता, हम गिर जाते हैं, ब्लड फिर भी नहीं मिल रहा है, ब्रेन की डेथ हो जाती है और हार्ट की डेथ हो जाती है। सो इलेक्ट्रिकल एब्नॉर्मैलिटी इज कार्डियक अरेस्ट। बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, संक्षिप्त में 20 सेकंड रह गए, दिल की सेहत पर ध्यान दें, जीवन शैली अच्छी करें। बिल्कुल, जीवन शैली अच्छी करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने सिम्टम को इग्नोर ना करें और खुद डॉक्टर ना बने। हमने बहुत पढ़ाई की है, हमारी राय माने, कोई दिक्कत है तो हमारे पास आए, अपने आप डॉक्टरी ना करें। जी, और चलते मैं यही कहना चाहूंगा भावना, मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला? यही कि देखिए, जब दिल की धड़कनों की बात हो शायराना अंदाज में तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर दिल की धड़कन में अगर कुछ मेडिकल एडवाइस चाहिए तो जैसे डॉक्टर राकेश यादव ने कहा कि डॉक्टरी सलाह जरूर लें। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए डॉक्टर जसवाल आपका, डॉक्टर यादव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।